Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics for class 12. So dear students, I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics, and in today's video lecture I will continue the exercise 5.1 of NCERT. In previous video lecture I have just explained 6 problems, and in this video lecture I will continue from question number 7 to question number 12. So let us start. शुरू करते हैं. Question number 7 क्या कह रहा है? कह रहा है find all the points of discontinuity of a function f defined by function of x is equal to mod of x plus 3 if x is lesser than or equal to minus 3. Function of x is equal to minus 2x if x is in between minus 3 and 3. And function of x is equal to 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. तो यहाँ पे 3 फंक्शंस के क्राइटेरिया दिए हुए हैं. अब हमें देखना होगा कि इस क्राइटेरिया में हमारे पास कितने केसेस बनते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको केस आइडेंटिफाई करना है. जरा देखो, केस आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है. हमारे पास एक पॉइंट है -3 का, दूसरा पॉइंट है 3 का, राइट. दो ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 का पॉइंट और -3 का पॉइंट. पहला केस कह रहा है कि भाई x इज लेसर देन -3, यानी ये इलाका. दूसरा केस कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, यानी ये इलाका. तीसरा केस कह रहा है कि x इज इन बिटवीन -3 एंड 3, यानी ये इलाका. और चौथा केस खुद इक्वल टू -3 और पांचवा केस इक्वल टू 3, यानी टोटल 5 केसेस बन रहे हैं. जरा ध्यान से देखो इसे. जो कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस पे कितने केसेस बन रहे हैं? 5 केसेस. -3 से छोटा, -3 के बराबर, -3 और 3 के बीच, 3 के बराबर और 3 से बड़ा. कितने केस बन गए बेटा? एक नंबर लाइन बना दिया हमने, और नंबर लाइन पे हमारे कुछ चीजें दिख रही है. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5. कितने केस दिख रहे हैं? 5 केस. तो मैं इसे लिख देता हूं पांचों केस को. क्या क्या केस बन रहा है बेटा? केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या बना? केस नंबर 1 बना 3 से छोटा, यानी x इज लेसर देन -3. केस 2 क्या बना बेटा? केस 2 बना x इज इक्वल टू -3. केस 3 क्या बना बेटा? इन बिटवीन -3 एंड 3, यानी x जो है वो -3 से बड़ा और 3 से छोटा. केस 4 क्या बना बेटा? केस 4 क्या बना? x इज इक्वल टू 3. और केस 5 क्या बना? केस 5 क्या बना? x इज ग्रेटर देन 3, राइट. टोटल 5 केसेस. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम में, पांचों केस दिख रहा है. ये 5 केस अगर समझ में आ गया तो समझ लो फिर आपका काम बिल्कुल बच्चों वाला रह गया है. तो लेट अस सी, एक एक करके हम पांचों केस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? x इज लेसर देन 3 का केस. तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग x को डायरेक्टली नहीं, हम कहते थे कि x इज इक्वल टू एक पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो. तो हम लोग मानेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे लेट x इज इक्वल टू c. x इज इक्वल टू c एक पॉइंट लिया जहां c बिलोंग टू रियल नंबर. c कहां को बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. तो अब केस 1 क्या होना चाहिए? केस 1 होना चाहिए हमारा, केस 1 क्या होना चाहिए? जो पॉइंट लिया है यानी c, वो c कहां होना चाहिए? लेसर देन होना चाहिए. किससे? लेसर देन -3 से. यही पहला केस है. c इज लेसर देन -3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं. अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तरीका क्या बताया था? एक बार रिकॉल कर लो. 2 तरीके बताए हैं. एक तरीका सिंपल लिमिट वाला, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल है तो कंटिन्यू है. दूसरा LHL RHL वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? तो जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट से जरा सा भी, माइनर भी लेफ्ट यानी कम और राइट यानी ज्यादा हुए,
और फंक्शंस का जो डेफिनेशन है वो बदल गया, तो हमें दूसरा वाला तरीका लगाना होता है, एलएचएल आरएचएल वाला तरीका लगाना होता है। लेकिन अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से माइनर लेफ्ट यानी कम या माइनर राइट होने पे फंक्शन का डेफिनेशन ना बदले, तो पहला वाला तरीका यानी सिंपल, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो कंटिन्यू, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी, हम लोग कौन सा पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं, x इज लेसर देन -3 पे, यानी नंबर लाइन पे मान लो यही वाला पॉइंट हमारा 3 है, तो हम जिस पॉइंट को ले रहे हैं वो लेसर देन 3 है, तो लेसर देन 3 का कोई भी पॉइंट इधर हो सकता है, ये सारे पॉइंट लेसर देन 3 है। अब लेसर देन 3 का पॉइंट अगर ले रहे हो तो इससे कम हो तभी भी 3 से कम, और इससे थोड़ा ज्यादा हो तभी भी 3 से -3 से कम, तो इसका मतलब हमारे लिए दोनों ही हालत में डेफिनेशन क्या है रहा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, राइट। तो इसका मतलब कौन सा तरीका, पहला वाला तरीका, पहला वाला तरीका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, यही दिया हुआ है, क्लियर है, ओके। तो हम क्या लेने वाले हैं, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस 3, यही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मॉड ऑफ c प्लस 3 हम कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए x इज लेसर देन -3 पे क्या डिफाइन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, इसलिए ये वाला है फंक्शन। अब मॉड को खोलना है, मॉड को खोलने के लिए याद कीजिए क्या बताया था, कहा था कि भाई हमारे पास अगर मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ x खुलने के बाद -x होता है अगर x जो है लेसर देन 0 है, और प्लस ऑफ x होता है अगर x इज ग्रेटर देन 0 है। जरा यहां देखिए, यहां पे मॉड c को खोलने जा रहे हैं, c क्या है, -3 से भी कम है, -3 से कम क्या होगा, माइनस ही होगा, 0 से तो कम ही होगा ना, तो 0 से कम होगा, इसलिए खुलकर क्या आने वाला है, -c आने वाला है, -c प्लस 3, तो फंक्शन ऑफ c क्या आ गया, 3 - c आ गया। इतनी बातें समझ में आई, चलिए इतनी बातें समझ में आई, तो अब क्या करना है, अब हमें लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई लिमिट, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अब लिमिट x टेंड्स टू c, जहां c क्या है, लेसर देन -3 है, तो फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, यही वाला डिफाइंड होगा, मॉड x प्लस 3 डिफाइंड होगा, तो भाई मॉड x प्लस 3 लिख दिया आप लोगों ने। अब चूंकि हमारा लिमिट x टेंड्स टू c है, तब क्या करेंगे, x के जगह पे c की वैल्यू रखेंगे, मॉड c प्लस 3, मॉड c को खोला हम लोगों ने, चूंकि c जो है हमारा -3 से भी छोटा है, निगेटिव है, इसलिए खुलने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो आ क्या गया, ये भी आ गया 3 - c, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 3 - c, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 - c, दोनों सेम आ रहा है, यानी हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, फंक्शन ऑफ x, सॉरी x नहीं c, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 - c, इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c is lesser than -3, c is lesser than -3, यानी c की वैल्यू -3 से कोई भी कम में ले रहे हो, हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। हमें क्या ढूंढना है, डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी है, यानी पहला वाला केस में कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पहला वाला केस हो चुका। चलते हैं अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर पहला केस में सारी चीजें हो गई हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको चीजों को, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है हमारा x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 है,
x इज माइनस इक्वल टू -3 है, तो x इज इक्वल टू -3 वाला पॉइंट अब जरा देखो कौन सा तरीका लगाओगे, पहला वाला तरीका लगाओगे या दूसरा वाला तरीका, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा तरीका लगना चाहिए, x इज इक्वल टू -3 लेने वाले हम लोग, इक्वल टू -3। अब -3 से जरा सा भी कम हुए तो लेसर देन -3 वाले पे आ जाएंगे, और जरा सा भी ज्यादा हुए तो मोर देन -3 पे आ जाएंगे। फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो लेसर देन -3 पे, लेसर देन -3 पे ये डिफाइंड है, लेसर देन -3 पे ये डिफाइंड है, इक्वल टू -3 पे भी यही डिफाइंड है, लेकिन ग्रेटर देन 3 पे -3 पे ये डिफाइंड है। डेफिनेशन बदल गया, डेफिनेशन बदल गया, इसका मतलब आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेकंड मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी LHL और RHL वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट अस सी, देखते हैं केस नंबर 2। कितने केसेज है, 5 केसेज आपको डिस्कस करने हैं भाई। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है x इज इक्वल टू सी, जहां c बिलोंग टू r है ना, यही माना हुआ है। तो हम केस 2 में क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू -3 का केस लेने जा रहे हैं। अब c इज इक्वल टू -3 का केस लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ c। फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है इक्वल टू c के लिए, इक्वल टू -3 के लिए क्या डिफाइंड है, मॉड x प्लस 3 डिफाइंड है। तो फंक्शन ऑफ c क्या हो गया बेटा, फंक्शन ऑफ c हो गया हमारा मॉड ऑफ c की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 प्लस 3। अब सोचो c की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या है, -3 है, माइनस का फंक्शन खोलना है, माइनस का फंक्शन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, -3 प्लस 3, दैट इज कितना आ गया, 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 6 आ गया। यानी केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि फंक्शन ऑफ c कितना है, 6 है। अब क्या लेना होगा, LHL लेना होगा, LHL लेना होगा, LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, c की वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, 3 लिया हुआ, -3 लिया हुआ, -3 माइनस डैश, -3 डैश, यानी -3 से जरा कम। तो -3 से जरा कम क्या, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 डैश। अब फंक्शन ऑफ x जहां पे 3 जो है -3 से, सॉरी जो x जो है -3 से जरा सा कम है, यानी इधर वाला है -3 से लेसर देन, अभी भी फंक्शन यही डिफाइंड है, यानी फंक्शन क्या डिफाइंड है, मॉड x प्लस 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मॉड x प्लस 3, राइट। अब क्या करना है, बोला कुछ नहीं सर, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट किया। अब वैल्यू पुट किया, क्या क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, तो -3 प्लस 3, मॉड तोड़ा तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 3 दैट इज 6। इज इट क्लियर, यानी LHL क्या आया, 6 आया। फंक्शन ऑफ c कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जरा RHL देखें, RHL में क्या लेते हैं हम लोग, जो भी पॉइंट लिया है उससे जरा सा ज्यादा, यानी बस थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर में प्लस लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, आप जल्दी से बताना, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस में। अब क्या अभी भी मॉड x प्लस 3 डिफाइन होगा, जरा ध्यान से देखो, जैसे ही हमने -3 से जरा सा ज्यादा लिया तो क्या हो गया, ये -3 से बड़ा हो गया, और -3 से बड़ा होने के लिए फंक्शन ये डिफाइन नहीं है। मॉड x प्लस 3 फंक्शन जो डिफाइंड है, x अगर -3 से कम है या उसके बराबर है तब डिफाइंड है, जैसे ही ज्यादा हुआ हमारे लिए क्या डिफाइंड हो गया है फंक्शन, -2x। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग,
-2x, राइट। अब x की वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, -3 लिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, -2 इंटू -3, माइनस 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 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे सर ये तो सेम वैल्यू आ गया, क्या आ रहा है यहां पे, जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो वैल्यू हमारा फंक्शन ऑफ सी का है वही वैल्यू एलएचएल का भी है, वही वैल्यू आरएचएल का भी है। कितना है वो, 6। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी इज इक्वल टू -3। दूसरे वाले केस में भी ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी हमें जो ढूंढ रहे थे डिसकंटिन्यूटी वो यहां नहीं मिला। अब क्या करें, बोला केस नंबर 3 पे चलते हैं सर। केस नंबर 3 कहां है भाई, केस नंबर 3 है ये वाला, इनके बीच वाला, इनके बीच में कोई भी पॉइंट सी लिया है हम लोगों ने, केस 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। केस 3 क्या कह रहा है कि x, यानी हम लोगों ने x की जगह पे जो c लिया है वो पॉइंट -3 से तो बड़ा है लेकिन वो 3 से छोटा है, यानी केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, -3 से हमारा जो C पॉइंट है क्या है, बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। अब जरा सोचो, हमने यहां पे ये लिया है, ये पॉइंट -3 और ये +3, इनके बीच में। अब इनके बीच में हमने पॉइंट लिया है और -3 और 3 के बीच के लिए जो डिफिनेशन है क्या है, -2x है। तो अब यहां पे अगर इसके बीच में जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट से जरा सा हम कम कर लें या जरा सा बढ़ा दें, क्या फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा, जवाब है नहीं। इसका मतलब कौन सा तरीका, पहला तरीका, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू पॉइंट पे, दैट्स ऑल। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इस कंडीशन के लिए क्या डिफाइंड है, -2x डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि हम जो सी पॉइंट ले रहे हैं वो -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है और इसके लिए कौन सा डिफाइंड है, -2x। तो -2x, तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो गया, -2x के जगह पे c रख दिया, -2c। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब लिमिट x टेंड्स टू c और c कहां लाई कर रहा है, -3 से 3 के बीच में, तो क्या फंक्शन डिफाइन है, 2x। तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c 2x। अब क्या करना है, लिमिट में x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे c किया, क्या आ गया, 2c। सॉरी यहां पे गलत लिख कर लिया हम लोगों ने, -2x है, -2x, तो -2c। तो देख रहे हैं कि सेम आ गया, यानी यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ c, दैट इंप्लाइज फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ c, सॉरी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2c। देयरफॉर क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -3 से बड़ा और 3 से छोटा, इस पे क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब तीसरे वाले केस में भी डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे चलते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है भाई, केस नंबर 4 में हमने डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 3 का पॉइंट, x इज इक्वल टू 3 का पॉइंट डिस्कस करना है। सो लेट अस सी, जब x इज इक्वल टू 3 का पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है x इज इक्वल टू 3 का पॉइंट, केस नंबर 4, x की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, c लिया है, तो c इज इक्वल टू 3। अब जरा देखना, हमने ये पॉइंट ले लिया, c इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट। अब जरा सोचो, इस 3 से जरा सा लेफ्ट हुए तो लेसर देन 3 में आ जाएंगे, तो लेसर देन 3 के लिए हमारा फंक्शन तो ये डिफाइंड है, और जरा सा हमने अगर 3 से जरा सा इधर बढ़े तो मोर देन 3 वाले में आ जाएंगे, और मोर देन 3 वाले के लिए क्या डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड
गेटिंग द पॉइंट। तो इसका मतलब इस वाले केस में पहला तरीका अप्लाई नहीं होगा, दूसरा तरीका अप्लाई होगा, LHL RHL वाला तरीका अप्लाई होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी चूंकि प्रैक्टिस है इसलिए खूब अच्छे से टाइम देकर के सारी चीजें दिमाग में बैठा लो। तो केस नंबर 4 क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लिखने वाले हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स इस वाले केस के लिए क्या डिफाइंड होगा, जल्दी से बताओ सर। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक्स सी इज इक्वल टू 3 का ले रहे हैं हम लोग, तो सी इज इक्वल टू 3 पे क्या डिफाइंड है? इक्वल टू पे ये डिफाइंड है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2। तो फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 6c प्लस 2, राइट? 6c प्लस 2। और सी को हमने क्या लिया है? 3 लिया है। तो हकीकत में फंक्शन ऑफ सी ने लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2। 6 इज 18, 18 प्लस 2 दैट इज 20। फंक्शन ऑफ 3 कितना आ गया? फंक्शन ऑफ 3 आ गया 20, राइट? फंक्शन ऑफ 3 कितना आ गया? 20। एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अब आप लोग क्या लेने वाले हैं? LHL लेने वाले हैं। LHL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 3 के ऊपर माइनस का साइन, फंक्शन ऑफ एक्स। अब जरा सोचो, 3 माइनस का मतलब है 3 से जरा सा कम, और 3 से जरा सा भी कम हुआ इक्वल टू या ग्रेटर देन के लिए तो ये डिफाइंड है। जरा सा भी कम हुआ तो कौन सा डिफाइंड हो गया? x इज लेसर देन 3 पे ये वाला, यानी -2x। तो यहां पे क्या डिफाइन हो गया? माइनस, पूरा लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? -2x। अब x की वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया? -2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करने वाला? 3। कितना आ गया? 3 दूना 6, -6, -6 आ गया, राइट? -6 आ गया। अब बोला सर RHL निकालते हैं। RHL बराबर क्या हो जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब चूंकि 3 प्लस हो रहा है, 3 से जरा सा बढ़ गया। अब 3 से अगर बढ़ गया तो हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है? यही है, बढ़ने पे या इक्वल होने पे यही डिफाइंड है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या डिफाइन हो गया? 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। तो अब लिमिट में x की वैल्यू पुट करो तो 6 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 20। क्या हुआ हमारा फाइनल? सर फाइनल ये हुआ कि भाई फंक्शन ऑफ सी की जगह पे क्या लिया हम लोगों ने? फंक्शन ऑफ 3। फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। जबकि कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन एट दैट पॉइंट RHL एंड LHL तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक भी अनइक्वल हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब है कि केस नंबर 4, यानी यही वो पॉइंट है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, जो पूछ रहा था एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे क्या है? ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अभी तक केवल एक मिला है, केवल एक मिला है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ। सारे पूछ रहे हैं, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे पूछना है, अभी एक ही पॉइंट मिला है। लास्ट पॉइंट केस नंबर 5, x इज ग्रेटर देन 3। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं हम लोग पांचवा केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या लेने वाले हम लोग? x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3। तो जितने भी पॉइंट्स डिफाइंड है सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि 5 केस यहां पे बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? 5 केस बन रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा केस, x इज ग्रेटर देन, x की जगह पे हमने x को क्या माना है? c माना है, तो c इज ग्रेटर देन 3। अब जरा सोचो, हमने क्या पॉइंट लिया है? हमने इधर ये 3 है तो 3 से ज्यादा वाला पॉइंट लिया कहीं पे भी। अब 3 से ज्यादा वाला पॉइंट
कहीं पे भी कोई पॉइंट लिया ये वाला, तो इससे थोड़ा लेफ्ट जाए या थोड़ा राइट जाए, क्या फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है? एक से 3 से बड़ा होने पे चाहे कितना भी बड़ा हो जाए फंक्शन यही डिफाइंड है 6x+2। इसलिए हमारा को कौन सा तरीका अपनाना होगा? हमें अपनाना होगा पहला वाला मेथड। पहला मेथड क्या कहता है? पहले फंक्शंस की वैल्यू निकालो उस पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो भाई c इज ग्रेटर देन 3 ले रहे हो तो उसके लिए कौन सा डिफाइन है फंक्शन? 6x+2। तो फंक्शन ऑफ c कितना हो गया बेटा? 6c+2, राइट। अब क्या करेंगे? लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। अब x जब टेंड्स टू c कर रहा है और c ग्रेटर देन 3 है तो कौन सा डेफिनेशन? 6x+2 वाला। तो यहां पे कैसे लिखने का तरीका भी जान लो, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लिखो 6x+2। अब यहां पे लिमिट में क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है? c है, तो 6 × c+2, ये भी 6 + 6c+2, ये भी 6c+2, दोनों ही, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6c+2 आ रहा है। इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 3। यानी फंक्शन में 5 जो केस बने उस 5 केस में से केवल एक ही केस मिला जहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू कर रहा है, बाकी 4 केसेस में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओके, सो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का होता है समापन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन where f is defined as function of x is equal to mod of x by x if x is not equal to 0 and equal to 0 if x is not equal to 0। इतना ही है। यानी अब इसमें कितने केसेस बन रहे हैं? सबसे पहले यही चीज फाइंड करना है, कितने केसेस देखो, केसेस कितने बन रहे हैं। पहला केस भाई दो ही बात कर रहा है यहां पे, इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, यानी मेन पॉइंट हमारा क्या है? 0 है, 0 से कंसर्न। तो भाई 0 से कंसर्न तो हम क्या क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 0 से बड़ा इधर, 0 से छोटा इधर, या 0, यानी 3 केस बन रहे हैं। क्या केस बन रहे हैं? कि भाई केस 3 बन रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, x लेसर देन 0, x इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई केस बन रहा है? नहीं बन रहा है। सो लेट अस मूव टू सॉल्व। तरीका क्या होगा? लिखते ऐसे ही हैं, लिखने का तरीका सीख लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वे ऑफ राइटिंग भी मैटर करता है, राइट। क्योंकि मार्किंग जो होता है स्टेप वाइज मार्किंग होता है, इसलिए सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू r, राइट। ये बात लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद सबसे पहला केस कंसीडर करें। देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? x ग्रेटर देन, तो x को हमने c माना है, तो c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, यानी ये नंबर लाइन, ये c पॉइंट, और ये 0 है, 0 से बड़ा इधर कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट। तो 0 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो भाई अगर कोई पॉइंट 0 से बड़ा लिया है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा करें तभी भी वो 0 से बड़ा ही होगा, और 0 से बड़ा होगा इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है, यानी सब में एक ही डेफिनेशन चलेगा, मॉड x बाई x। इसका मतलब तरीका नंबर 1, इसका मतलब तरीका नंबर 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x अपॉन x होगा, राइट। और हम निकाल किसके ले रहे हैं? ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ऑफ c लिखेंगे यहां पे हम लोग, मॉड ऑफ c अपॉन x। x के जगह पे क्या लिखना है बेटा? c लिखना है। अब मॉड तोड़ने का तरीका बताया हुआ है, c ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जब मॉड से हम बाहर निकालते तब भी क्या मिलता है? वो पॉजिटिव ही मिलता है, तो पॉजिटिव c अपॉन c कैंसिल हो गया, c से c कट गया, क्या आ गया? 1, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या आया? 1 आया। इज इट क्लियर? चलिए अब लिमिट निकालते हैं। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू c, और c क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं है, यानी फंक्शन ए डिफाइंड हुआ, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग? लिमिट
एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन एक्स क्या डिफाइंड हुआ, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब x की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, c लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c मॉड c अपॉन c। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दिया, अब तोड़ेंगे हम लोग, तो c को तोड़ा तो क्या हो गया, प्लस c अपॉन c, कैंसिल 1, दोनों इक्वल है, यानी फंक्शन ऑफ c इक्वल टू मिला लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1। Therefore, function is continuous at x greater than 0। x greater than 0 यानी पहले वाले केस पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हमें तो डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है। बोला सर इस पे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं हो रही है, चलिए दूसरे केस को कंसिडर करते हैं। दूसरा केस, केस नंबर 2, x इज लेसर देन 3। अगला केस क्या कंसिडर कर रहे हैं, x की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, c इज लेसर देन 0। अब c इज लेसर देन 0 पे जरा देखो, c इज लेसर देन 0 यानी नेगेटिव कंसीडर किया हुआ, हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, नेगेटिव। तो भाई लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, डेफिनेशन तो वही रहेगा, नॉट इक्वल टू पे हमेशा मॉड x बाई x डिफाइंड है, तो यहां पे मॉड x बाई x। अब चूंकि हमें तो c के लिए निकालना है, तो फंक्शन ऑफ c लिखेंगे, मॉड ऑफ c अपॉन c। अब लेकिन देखो ध्यान से, अभी प्रीवियस में c क्या था, 0 से बड़ा था, इसलिए जब मैंने मॉड तोड़ा तो क्या मिला था हमें, पॉजिटिव। जहां पे हमने मॉड ओपन करना है तो क्या मिलने वाला है, माइनस c अपॉन c, कैंसिल, क्या आ गया, -1। फंक्शन ऑफ c क्या आ गया, -1। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहां पे कौन सा डेफिनेशन, चूंकि x टेंड्स टू c कर रहा है और c लेसर देन 0 है, इसलिए वही डिफाइन, मॉड ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू c मॉड ऑफ x अपॉन x। अब x की वैल्यू c पुट करो, मॉड ऑफ c अपॉन c। अब चूंकि c हमने जो कंसीडर किया हुआ है वो लेसर देन 0 कंसीडर किया हुआ है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -c, ब्रैकेट करे मॉड तोड़ेंगे तो, मॉड को ओपन करेंगे तो -c अपॉन c, कैंसिल, -1। अभी भी इक्वल ही आ रहा है, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। किस कंडीशन में, x इज लेसर देन -1। तो यहां पे भी क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेसर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इज लेसर देन पे भी कंटिन्यूअस मिला। अब तीसरा केस, x इज इक्वल टू पे क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए तीसरा केस कंसिडर करते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा, तीसरा केस है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का केस। तीसरा केस x इज इक्वल टू 0 का, x इज इक्वल टू 0, x को हमने क्या माना है, c माना है, लिख दें यहां पे केस 3 c इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे पहला तरीका लगेगा या दूसरा, हमने एक पॉइंट लिया है c जो 0 है, c इज इक्वल टू 0, c 0 है, 0 से जरा सा भी लेफ्ट हुए तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c से जरा सा भी राइट हुए तभी भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन c इक्वल टू 0 पे हुए तो रह जा। फंक्शंस का डेफिनेशन देखो, अगर इस वाले पॉइंट पे है c इक्वल टू 0 पे, तब तो मॉड x बाई, सॉरी, अगर हम लोग x इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 पे है तब तो 0 डिफाइंड है, लेकिन जरा सा लेफ्ट होते ही या जरा सा राइट होते ही डिफाइन क्या हो गया, मॉड x बाई x डिफाइन हो गया। इसका मतलब हमें कौन सा तरीका अपनाना होगा, LHL RHL का तरीका अपनाना पड़ेगा। सो लेट अस सी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x c इक्वल टू 0 के लिए क्या डिफाइंड है, 0 के लिए 0 डिफाइंड है, तो भाई फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब LHL क्या निकालेंगे, LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c इज इक्वल टू क्या लिया है हम लोगों ने, 0 लिया हुआ है, तो x टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे। अब 0 माइनस
तो क्या डिफाइन हो गया, मॉड x बाई एक्स, लिमिट, अच्छा अभी ओपन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा x टेंड्स टू 0 है, हाँ तो x जो है हमारा क्या है, x जो है वो 0 के बराबर है, लेकिन चूंकि हमने LHL लिया हुआ है, 0 से जरा सा कम हो गया और 0 से कम हुआ इसका मतलब निगेटिव, तो जब आपका मॉड टूटेगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1, यहां पे क्या आ गया है, माइनस 1 आ गया, LHL क्या आ गया, माइनस 1, आगे चेक करने की जरूरत है, देखो जरा, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल नॉट इक्वल टू LHL, और हमने पढ़ा है कि भाई LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तभी जाकर के कंटिन्यूअस होगा, वरना कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहां पे तो फंक्शन ऑफ 0 0 हो रहा है और LHL क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, यहां पे तो कुछ रखने के लिए बचा नहीं, तो क्या आ गया, माइनस 1, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट ओनली एंड ओनली x इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन चलिए कर लेते हैं, LHL भी RHL भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि RHL क्या निकलता है, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से जरा सा बड़ा, मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव का मॉड तोड़ेंगे तो क्या, मॉड ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, x x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 आ गया, अब फंक्शन में तो x है ही नहीं, तो x रखने की जरूरत नहीं, वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कोई इक्वल नहीं है, क्या हुआ हमारे साथ हुआ कि भाई LHL is not equal to RHL is not equal to function of 0, so function is not continuous at x c is equal to 0, c is equal to 0 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का होता है समापन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मैं सिर्फ इसलिए हर एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं कि क्वेश्चंस को करते समय आपको कहीं पे डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रेफर कर सको, राइट, प्रैक्टिस खुद से एक एक क्वेश्चंस का करना है, राइट, सो प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f where f is defined as function of x is equal to x by mod x, if x is lesser than 0, function of x is equal to minus 1 if x is greater than or equal to 0। अब यहां पे देखो कितने केसेस बनेंगे, यहां पे भाई पहला केस क्या है हमारे पास तो मेन पॉइंट 0 ही है, तो 0 से कम वाला पॉइंट यानी केस नंबर 1, x इज लेसर देन 0, इधर कोई भी ले लो, तो x इज लेसर देन 0 लिया तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0, केस नंबर 2 x इज ग्रेटर देन, इधर वाला फंक्शन ले लिया, ग्रेटर देन जो लेना है ले लो, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, और तीसरा केस x इज इक्वल टू 0, बस 3 ही केस बनते हैं, चौथा केस बन नहीं रहा है, चीजें आसान हो गई हमारे लिए, केवल 3 केस, तो फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्या करना है, केस 1, केस 1 क्या कह रहा है बेटा, x इज लेसर देन 0, तो x तो मानते नहीं हम लोग का तरीका क्या है, हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू c, एक पॉइंट हमने c ले लिया, जो c क्या है, वेयर c बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइंड है हमारे फंक्शंस ये सारे, तो अगर डिफाइंड है तो आप क्या कहेंगे, केस 1, केस 1 क्या कह रहे हैं कि c जो है, जो ले रहे हैं हम लोग वो कैसा ले रहे हैं, लेसर देन 0, अब c लेसर देन 0 ले रहे, लेसर देन 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, यही डिफाइंड है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x, तो फंक्शन ऑफ x के जगह पे हमने क्या ले रहे हैं, c, तो c अपॉन मॉड c, अब जरा सोचना, c अपॉन मॉड c है, मॉड को ओपन करना है, लेकिन c है कैसा, लेसर देन 0 है, मतलब निगेटिव है, और निगेटिव का जब मॉड खोलते हैं तो क्या आता है, निगेटिव ऑफ दैट थिंग आता है,
यानी माइनस सी सी कैंसिल, क्या आ गया, -1 आ गया। तो फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू -1। क्लियर है? ओके, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू -1। कौन सा तरीका अपनाएंगे? ये है हमारा जीरो, ये 0 पॉइंट है और 0 किधर लिया है हम लोगों ने, तो इसमें थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो रहा है तो फंक्शन हमारा बदल नहीं रहा है, तो इसलिए कौन सा तरीका? पहला वाला तरीका है, यानी लिमिट निकालना है। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x क्या होगा? चूंकि लेसर देन c हमारा लेसर देन 0 है, इसलिए डेफिनेशन तो है ही x अपॉन मॉड x। अब लिमिट से x की वैल्यू पुट कीजिए, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट लिखने की अब जरूरत नहीं है, x की वैल्यू सीधा पुट कर रहे हैं तो c अपॉन मॉड c। अब चूंकि ओपन करेंगे आप, तो ओपन करेंगे तो क्या होने वाला है? ओपन करेंगे तो चूंकि c हमारा क्या है? लेसर देन 0 है, तो c अपॉन माइनस सी, कट के क्या आ गया? -1 इक्वल है, यानी कहेंगे कि फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, राइट? लेकिन पूछ तो डिसकंटिन्यूटी रहा है, लो कोई बात नहीं, कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस, फाइनल आंसर में आपको ये मेंशन करना होगा, जिस पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिली है वही पॉइंट केवल मेंशन कर देना है, राइट? कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? x इज ग्रेटर देन 2, यानी केस 2 कंसीडर करते हैं, तो x की जगह पे हमने क्या लिया है? c इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 2 पे जरा ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? -1, ग्रेटर देन 2। तो अब जरा देखो, ये 0 वाला, और हम ले 2 नहीं बेटा, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 लिया है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कोई भी पॉइंट यहां ले लिया। अब इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट चले चाहे थोड़ा सा राइट चलें, दोनों ही कंडीशंस में वो, सॉरी ग्रेटर देन लिया बेटा, लेफ्ट दिखा दिया, इधर कोई पॉइंट लिया है ग्रेटर देन 0। इससे थोड़ा सा लेफ्ट चलें चाहे थोड़ा सा राइट चलें, क्या फंक्शंस का डेफिनेशन बदल रहा है? बोला नहीं बदल रहा है सर। तो इसका मतलब कौन सा तरीका? पहला तरीका। तो चलिए केस नंबर 2 में पहला तरीका, सबसे पहले क्या निकालते हैं? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ क्या डिफाइंड हो गया है? फंक्शन ऑफ x डिफाइंड हो गया है, इसके लिए -1, ये -1, तो यहां पे फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। अब चूंकि x टेंड्स टू c है और c ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c -1। तो भैया अब इसमें तो कुछ लिमिट में x की वैल्यू रखने का जगह ही नहीं बन गया, क्या आ गया? -1। दोनों इक्वल है, यानी यहां लिखना होगा फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पे ये भी कॉन्टिन्यूअस है, वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस था, यहां पे भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी केस नंबर 2 में भी कॉन्टिन्यूअस। अब आखिरी केस देखते हैं कि भैया कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं। केस नंबर 3, केस नंबर 3, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0। अब कौन सा केस लगेगा भाई? जरा सा लेफ्ट हुए तो लेसर देन, जरा सा राइट हुए तो ग्रेटर देन। तो भैया इसका मतलब ग्रेटर देन, लेसर देन, ये कैसे जा रहे हैं? इक्वल टू पे तो ये फंक्शन डिफाइंड है, ग्रेटर देन पे भी डिफाइंड है, लेकिन लेसर देन पे तो दूसरा है, तो इसका मतलब LHL RHL वाला लगेगा फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है? यहाँ पे c लिखना है। तो फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम लोग, तो इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इक्वल टू 0 पे क्या डिफाइंड है? -1, यानी फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। फंक्शन 1 क्या, फंक्शन 0 क्या हो गया? -1। अब क्या करेंगे? बोला LHL निकालेंगे। LHL इज इक्वल टू क्या लिखने का तरीका होता है? लिमिट x टेंड्स टू c इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो 0 माइनस फंक्शन ऑफ x।
जीरो माइनस यानी जीरो से कम, तो जीरो से कम पे कौन सा डिफाइंड है? ऊपर वाला डिफाइंड है भाई, x अपॉन मॉड ऑफ x। अब जरा सोचो, चूंकि जीरो से कम लिया है x, तो डिफाइंड क्या है? x अपॉन मॉड ऑफ x। तो खोलेंगे तो क्या मिलेगा? ये हमें ओपन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो डैश, क्या आ जाएगा? x। चूंकि ये जीरो से कम है तो खोलेंगे तो माइनस का साइन आएगा, कट गया, कैंसिल। क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस -1। अब कुछ रखने के लिए है नहीं, तो वैल्यू क्या आ गई? -1। LHL भी -1, फंक्शन ऑफ जीरो भी -1। अब देखते हैं RHL। RHL क्या होता है? RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x। अब जीरो प्लस यानी जीरो से जरा सा बड़ा, और जीरो से जरा सा बड़ा हुआ नहीं कि फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया है? -1। यानी यहां पे क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस -1। फंक्शन x की जगह पे क्या आ गया? -1। अब तो कुछ रखने के लिए बचा नहीं, तो वैल्यू क्या आ गई? -1। यानी फंक्शन जीरो भी -1, LHL भी -1 और RHL भी -1, यानी तीनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -1। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस पे भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो तीन केस बन रहे थे, तो तीनों के तीनों केस पे हमारे फंक्शंस क्या हैं? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या लिखेंगे? लिखेंगे फाइनल आंसर में कि फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यू एट एनी पॉइंट। हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। चलिए फटाफट, सेम टाइप का क्वेश्चंस, इतने रिपीट, इतने क्वेश्चंस हो गए कि अब आप तो डेफिनेटली आंख बंद करके सारे प्रॉब्लम्स लगा सकते हो। चलिए फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पे केसेस बनाओ। कितने केसेस बनते हैं? पॉइंट हमारा है 1, केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग। केस सबसे पहला 1 है, तो कह रहा है एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से, x जो है एक से बड़ा यानी इधर वाला हिस्सा, एक से छोटा इधर वाला हिस्सा, और एक के बराबर। मतलब तीन केस बन रहे। केस 1 x इज ग्रेटर देन 1, केस 2 x इज लेसर देन 1, और केस 3 x इज इक्वल टू 1। तीन केस बन रहे भाई। अब ये तीनों केस को बारी बारी से डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले के तरीका क्या है हमारा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू r, क्योंकि हम c के ऊपर ही सारा चेक कर लेते हैं और हमने c रैंडम लिया। अगर इस पे प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हर उस c पे हमारा फंक्शन कंटिन्यू करेगा। चलिए सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या लिया है हमने लिया है x इज ग्रेटर देन 1। तो x की जगह पे क्या लेना है? c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1। यानी जरा देखिएगा यहां पे, यही c है और ये हमने ग्रेटर देन 1 यानी ये इलाका कहीं लिया। अब इस इलाके में 1 से जो बड़ा का इलाका है उसमें जरा लेफ्ट हो गए या जरा राइट हो गए, क्या फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा? बोला नहीं सर, क्योंकि ग्रेटर देन कुछ भी हो जाए उसके लिए यही डिफाइंड है, लेसर देन में तो 1 में आ नहीं रहे हैं, तो फंक्शन एक ही डिफाइंड है, इसलिए फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदल रहा है। इसलिए तरीका नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा निकला? x प्लस 1। क्यों निकला यही वाला? ये क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पे जो c ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन है। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो गया? c की जगह x की जगह पे क्या लिखेंगे? c प्लस 1। फंक्शन ऑफ c क्या आ गया? c प्लस 1। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c। जब x c की तरफ बढ़ रहा है यानी ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन में, तो कौन सा डेफिनेशन? x प्लस 1 का ही डेफिनेशन लागू होगा, x प्लस 1। अब x लिमिट में रखो वैल्यू, x की जगह पे क्या रखोगे? c रखोगे, तो क्या आ जाएगा? c प्लस 1। बोला सर दोनों इक्वल आ गया, ये भी c प्लस 1 ये भी c प्लस 1, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज ग्रेटर देन 1। क्या लिखेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट
x tends to c function of x is equal to c plus 1, therefore function is continuous at c is greater than 1. c is greater than 1 पे तो ये कंटिन्यूअस मिल गया जी। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, लेसर देन 1 पे क्या हो रहा है जरा देखें। केस नंबर 2, केस 2, c इज लेसर देन 1। लेसर देन 1 पे क्या होता है, लेसर देन 1 पे जरा देखिए। लेसर देन 1 यही वाला पॉइंट, ये 1 है और 1 से कम में हमने कोई अदर पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट जाए थोड़ा राइट जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेसर देन 1 कुछ भी हो सबके लिए डिफाइन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास फंक्शन एक ही डिफाइन है, इसलिए एक ही तरीका लगेगा। यानी पहला तरीका, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लेसर देन, तो सी लिया, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1। अब भाई सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। तो भाई x के जगह पे वैल्यू रख दो, तो c स्क्वायर प्लस 1, ये भी c स्क्वायर प्लस 1, ये भी c स्क्वायर प्लस 1, दोनों इक्वल है। यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x tends to c function of x is equal to c square plus 1, therefore function is continuous at c is lesser than 1। c is greater than 1 पे भी continuous, c is lesser than 1 पे भी continuous, यानी डिसकंटिन्यूटी अभी तक नहीं मिली। अब तीसरा केस कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि केस नंबर 3 में डिसकंटिन्यूटी मिलती है कि नहीं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कह रहा है, केस नंबर 3 कह रहा है x इज इक्वल, x की जगह पे क्या लिया हमने, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, यानी ये वाला जरा ध्यान से सोचना, LHL RHL वाला लगेगा या लिमिट वाला लगेगा। c इज इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं, 1 से जरा सा भी लेफ्ट हुए तो डेफिनेशन बदल जाएगा, लेसर देन 1 पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे आ जाएगा, और जरा सा भी राइट हुए तो ग्रेटर देन, दोनों चीजें ग्रेटर देन तो सेम। तो भाई LHL RHL करने से चीजें बदल जा रही है, इसलिए हमें LHL RHL वाला ही लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारे इसके लिए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा लगेगा, चूंकि हम लोग c इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं और इक्वल टू वाला ये है, यानी x प्लस 1। अब हम निकाल के इसके लिए रहे 1 के लिए, तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्या आ गया हमारा, फंक्शन ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब LHL निकालते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, लेना तो 1 है लेकिन 1 से थोड़ा सा कम लेना है, फंक्शन ऑफ x। अब x जो है 1 से थोड़ा सा कम है, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से जरा सा भी कम हुआ ना, 1 से लेसर देन के लिए ये डिफाइंड है। तो क्या डिफाइंड हो गया हमारा, x स्क्वायर प्लस 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश x स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 2, ये भी 2 ये भी 2। चलिए LHL और फंक्शन 1 तो बराबर आ गया। अब देखते हैं RHL, अगर ये भी इक्वल हो गया तो डिसकंटिन्यू नहीं होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब बताओ 1 प्लस, यानी 1 प्लस 1 से ज्यादा, जरा सा ही ज्यादा है लेकिन 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए क्या डिफाइंड है, x प्लस 1 डिफाइंड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करो 1 प्लस 1, क्या आ गया 2। अरे सर ये तो तीनों इक्वल आ गए, तो लिखना होगा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL is equal to RHL is equal to 2, therefore function is continuous at x is equal to 1। बोला सर इस पे भी कंटिन्यूअस, इस पे भी कंटिन्यूअस, इस पे भी कंटिन्यूअस, क्या लिखोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। हमारा ये फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
of f where f is defined by x cube minus 3 if x is lesser than 2 and x square plus 1 if x is greater than 2. सिंपल केस स्टडी. कितने केसेस बन रहे हैं देखना है हम लोगों को. पॉइंट क्या हमारे पास 2 है. पॉइंट क्या है हमारे पास 2. अब 2 से कम यानी एक इधर वाला केस बन रहा है, 2 से ज्यादा एक इधर वाला केस बन रहा है और एक 2 के बराबर. 3 केस बन रहे हैं. कितने केस बन रहे हैं? केस 1 x जो लेंगे लेसर देन 2, केस 2 x जो लेंगे ग्रेटर देन 2 और केस 3 जो लेंगे x इज इक्वल टू 2. इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. तो एक एक करके देखते हैं फटाफट. क्वेश्चन पहला क्या लिखने का तरीका? सबसे पहले लिखने का लेट्स x को क्या मान लेते हैं? c. एक पॉइंट लेते हैं जहां c बिलोंग टू r. सबसे पहले केस 1 कंसिडर करते हैं. केस 1 क्या है हमारा? x लेसर देन 2. तो x की जगह पे क्या लिया? c लिया है तो c लेसर देन 2 का केस. c लेसर देन 2. अब जरा ध्यान से सोचना, ये पॉइंट 2 है और इससे थोड़ा सा छोटा, इससे कम वाला पॉइंट इधर वाला पॉइंट लिया है. अब इधर वाला पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट से जरा सा लेफ्ट राइट होंगे तभी भी वो 2 से कम ही रहेगा. और 2 से कम के लिए हमारा डेफिनेशन क्या है? एक्स क्यू माइनस 3. यानी डेफिनेशन बदल नहीं रहा. इसलिए कौन सा तरीका? पहला तरीका. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स. चूंकि c हमारा लेसर देन 2 है तो कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? एक्स क्यू माइनस 3. ठीक है. अब x के जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को? c लिखना है. तो यहां क्या हो गया? सी क्यू माइनस 3. सी क्यू माइनस 3 आ गया हमारा फंक्शन ऑफ c की वैल्यू. अब लिमिट निकालें. लिमिट x टेंड्स टू c. x जो है c की ओर प्रोसीड कर रहा है और c क्या है? लेस देन 2 है. फंक्शन ऑफ x. तो फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइन हो जाएगा? डेफिनेटली वही डिफाइन हो जाएगा. लिखने का तरीका केवल ध्यान रखना. लिमिट x टेंड्स टू c. फंक्शन x की वैल्यू लिखनी पड़ती है एक्स क्यू माइनस 3. अब अगले स्टेप में x के जगह पे वैल्यू पुट करनी होती है जहां से लिमिट हो रहा होता है. तो सी क्यू माइनस 3. सर दोनों सेम आ रहा है यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c. फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? सी क्यू माइनस 3. तो क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल c लेसर देन 2. c लेसर देन 2 का कोई भी पॉइंट लेते हैं, हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. केस नंबर 2. दूसरा केस कंसीडर करते हैं. अब कौन सा केस कंसीडर करना है? ग्रेटर देन 2. यानी केस 2 कंसीडर करना है. c इज ग्रेटर देन 2. c इज ग्रेटर देन 2 पे देखते क्या होता है. जरा देखो, यही है हमारा 2 और 2 से ग्रेटर वाला इधर वाला कोई पॉइंट लिया है. इस पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट जाएंगे तभी भी क्या रहेगा? वो ग्रेटर देन 2 रहेगा. और ग्रेटर देन 2 पे हमारे पास एक ही डेफिनेशन है, एक्स क्यू माइनस 3. राइट. तो कैसे लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? ग्रेटर सॉरी ग्रेटर देन 2 पे एक्स क्यू माइनस 3 नहीं, ग्रेटर देन 2 पे ये डिफाइंड है. ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है. तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. फंक्शन x की जगह पे क्या लिखना है? c. तो क्या आ गया? c स्क्वायर प्लस 1. अब क्या करेंगे? लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू c. फंक्शन ऑफ x. लिमिट x टेंड्स टू c. फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? फंक्शन ऑफ c, चूंकि c हमारा ग्रेटर देन 2 है और ग्रेटर देन के तो क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा. तो x की वैल्यू क्या रखनी है? c. तो c स्क्वायर प्लस 1. सर फंक्शन ऑफ c भी c स्क्वायर 1 और लिमिट भी c स्क्वायर 1, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए. तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c. फंक्शन ऑफ x कितना आया था? c स्क्वायर प्लस 1. इसलिए क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 2. कोई भी c ले लो जो 2 से बड़ा हो, उस हर c पे क्या होगा? हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. मतलब अभी तक डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली. अब तीसरा केस कंसीडर करें. इक्वल टू पे क्या होता है देखें कि शायद इक्वल टू पे डिसकंटिन्यूटी मिले. इक्वल टू वाले पे केस. केस 3 c इक्वल टू 3. अब c इक्वल टू 3 वाला केस कंसीडर कर रहे हैं. जरा देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पे पहला मेथड लगेगा, LHL RHL लगेगा. ये आपको जरूर करना होता है. 3 c इक्वल टू 3 लिया तो c इक्वल टू 3 से जरा सा भी लेफ्ट चले
तो लेसर देन 3, और सी से जरा सा भी ज्यादा चले तो सी इज ग्रेटर देन 3, और लेसर, बेटा 3 नहीं है 2 है, 2 लेके चल रहे हैं, 2 ले चल रहे हैं, दो सी इज इक्वल टू 2 लिया, 2 से अगर जरा सा भी लेफ्ट चले तो लेसर देन 2, लेसर देन 2 पे ये डेफिनेशन एक्स क्यू माइनस 3, और जरा सा भी राइट चले तो एक्स सी एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेफिनेशन बदल जा रहा है, और इक्वल टू पे वही एक्स क्यू माइनस 3 डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बदल रहा है, इसलिए पहला तरीका नहीं एलएचएल आरएचएल का तरीका लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ सी निकालते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स क्या डिफाइंड हुआ, सी इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए यानी एक्स क्यू माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3। अब फंक्शन ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सी इक्वल टू क्या लिया हमने, 2 लिया है, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2q माइनस 3, 2q क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 3 5, फंक्शन ऑफ 2 कितना आ गया 5 आ गया। इज इट क्लियर, फंक्शन ऑफ 2 कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करना है, एलएचएल निकालना है, एलएचएल, एलएचएल कैसे निकलेगा बेटा, तो एलएचएल निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब 2 माइनस यानी 2 से जरा सा कम, और 2 से जरा सा भी कम के लिए क्या डिफाइन है, एक्स क्यू माइनस 3, तो क्या डिफाइन हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 3। अब क्या करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2q माइनस 3 कितना आ गया, फिर से यही 8 माइनस 3 दैट इज 5, ये भी 5 आ गया, यानी फंक्शन ऑफ 2 भी 5, एलएचएल भी 5, आरएचएल। अब जरा आरएचएल देखें, आरएचएल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस क्यों, क्योंकि 2 से जरा सा ज्यादा करके आरएचएल है, फंक्शन ऑफ x 2 प्लस के लिए यानी 2 से जरा सा ज्यादा, 2 से जरा सा भी ज्यादा हुआ, क्या डिफाइन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन क्या डिफाइन हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू पुट किया, कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, प्लस सर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल, क्या कहोगे, कहोगे सर देयरफॉर फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू 5, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 2, मतलब c लेसर देन 2 पे भी कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 2 पे भी कंटिन्यूअस, इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। आंसर क्या लिखोगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। इज इट क्लियर, कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by function of x is equal to x raised to 10 minus 1 if x is lesser than or equal to 1 and x square if x is greater than 1। यही क्वेश्चन, चलिए कैसे करते हैं सॉल्व, सब तरीका सब देख रहे हो, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम ट्रैक, जरा सा भी लेफ्ट ने राइट नहीं होना है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो लेट अस सॉल्व, सिर्फ हम लोग इस सारे वीडियो लेक्चर में इसलिए कर दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में फंस रहा है तो उसके पास उसका सॉल्यूशन हो, उसको रास्ता मिले कि कैसे आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे क्या है भाई 1, पॉइंट क्या है हमारे पास 1, कितने केस बनेंगे, केस देखो 1 है सिर्फ, तो लेसर देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए, यानी एक केस लेसर देन का, एक केस ग्रेटर देन का और एक केस इक्वल टू का, यानी 3 ही केस बन रहे हैं। पहला केस x इज लेसर देन 1, दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 1 और तीसरा केस x इज इक्वल टू 1। सारा पॉइंट कंसीडर कवर हो जाएगा। तो चलिए लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू एक पॉइंट लेते हैं c वेयर c बिलोंग टू r, r मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो अभी पहला केस, केस नंबर 1, केस 1 कंसीडर करने जा रहे हैं। क्या केस है, x इज लेसर देन, x को क्या माना है c, c इज लेसर देन 1, c इज लेसर देन 1। अब c इज लेसर देन पे देखो कौन सा डिफाइन है, लेसर देन वाले पे क्या डिफाइन है, देखो लेसर देन वाले पे डिफाइन हमारा x रेज़ टू 10 माइनस 1, राइट। अब जरा देखना, कंसीडर करना,
ये 1 है, 1 से लेसर देन वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट से लेफ्ट राइट होंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे? पहला तरीका, सबसे पहले फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स क्या डिफाइंड हुआ? फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड हो गया एक्स रेज टू 10 माइनस 1। मतलब सर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 पे डिफाइंड है, लेसर देन पे क्या डिफाइंड है? एक्स रेज टू 10 माइनस 1। तो फंक्शन ऑफ सी लिखेंगे। फंक्शन ऑफ सी क्या हो गया? एक्स की जगह पे सी रखेंगे, सी रेज टू 10 माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स टेंड्स टू सी और सी क्या है? लेसर देन 1। कौन सा डेफिनेशन? अभी भी डेफिनेशन वही। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स रेज टू 10 माइनस 1, एक्स रेज टू 10 माइनस 1। ठीक है, अब x की जगह पे वैल्यू रख दो, तो c रेज टू 10 माइनस 1। बोला ये भी c रेज टू 10 माइनस 1, ये भी c रेज टू 10 माइनस 1, दोनों इक्वल हो गए, तो क्या कहेंगे? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c रेज टू 10 माइनस 1। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज लेसर देन 1। लेसर देन 1 पे कंटिन्यूअस है। ग्रेटर देन 1 पे देखते हैं। ग्रेटर देन 1 पे देखते हैं कि क्या केस बनता है। केस 2, c इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 यानी ये वाला केस, फंक्शंस ऑफ x बराबर ग्रेटर देन 2, तो यही वाला लगने वाला है। फंक्शन से fx क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। पहला ही तरीका लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x क्या आएगा भाई? चूंकि c इज लेसर देन 1, 2 नहीं है बेटा, ये बार बार गलत हो जा रहा है, 1 है, 1 वाला केस। ठीक है, ओके। अब चूंकि ग्रेटर देन वाला यानी ग्रेटर देन वाला भी यही फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया? सी स्क्वायर। ये भी सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर। अभी भी इस केस में भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस। लिखने का तरीका वही, कि फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज ग्रेटर देन 1। c इज ग्रेटर देन 1 पे क्या हुआ? ये कंटिन्यूअस है। c इज लेसर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस, c इज ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस। इक्वल टू पे क्या हो रहा है? अब ये चेक कर रहा है। अगर इक्वल टू पे भी कंटिन्यूअस रहा तो फिर से इसको क्या कहेंगे? कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी केस नंबर 3 c इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 वाला केस, यही डेफिनेशन है हमारे पास। तो भाई इक्वल टू वाला केस में जरा देखना, इक्वल टू वाला केस ले रहे हैं, तो इक्वल टू वाला केस से जरा सा भी लेफ्ट हुए ना तो लेसर देन वाला केस डेफिनेशन वही, लेकिन जरा सा राइट हुए ना तो डेफिनेशन बदल गया। तो इसलिए पहला मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, एलएचएल आरएचएल का मेथड इस्तेमाल होगा। राइट, चलिए तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 पे क्या डिफाइंड है हमारे पास? 1 पे डिफाइंड है इक्वल टू पे एक्स रेज टू 10 माइनस 1। फंक्शन क्या लेना है? फंक्शन ऑफ 1 लेना है, तो 1 रखो, 1 रेज टू 10 माइनस 1। 1 के पर पावर 1 का पावर 10 किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 10 टाइम्स 1 ही रहेगा, और 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना आ गया? 0 आ गया। फंक्शन ऑफ 1 कितना आ गया? 0। अब जरा एलएचएल लेते हैं। एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। 1 माइनस यानी 1 से जरा सा इधर ले रहे हैं हम लोग, 1 से जरा सा कम हुआ नहीं कि डेफिनेशन क्या रहा? लेसर देन 1। इस वाला ये वाला डेफिनेशन भी लगने वाला है, यानी क्या डेफिनेशन हो गया? फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश x रेज टू 10 माइनस 1। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, 1 रेज टू 10 माइनस 1 दैट इज 0। ये भी 0 आ गया। एलएचएल भी 0, फंक्शन 1 भी 0। अब आरएचएल देखते हैं। आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब 1 प्लस यानी 1 से जरा सा ज्यादा हुआ, जरा सा कम हुआ तो यही डेफिनेशन था, लेकिन ज्यादा होते डेफिनेशन बदल गया, एक्स स्क्वायर। यानी लिमिट
x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन में x की वैल्यू रखो तो रखा 1 तो क्या हो गया 1 स्क्वायर दैट इज 1। बोला सर LHL RHL सॉरी फंक्शन ऑफ 1 और LHL तो 0 आ रहा है लेकिन RHL 1 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL but not equal to RHL. So function is discontinuous, continuous नहीं है at x c is equal to 1, c is equal to 1 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का होता है समापन। और इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैंने कहा था कि इससे 6 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, तो 6 के 6 क्वेश्चन कवर होते हैं। आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।